जब हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो हेयर फॉल के कई टाइप। एक तो होता है जनरल वियर एंड टियर हेयर फॉल, बालों की जड़ों का कमजोर होना। हेयर फॉल का एक रीजन है बालों की जड़ों का कमजोर होना। दूसरा रीजन है आपका जो स्कैल्प है, स्किन है, हेयर में जो स्किन है जिसके ऊपर बाल गड़े हुए हैं, जो जहां पे फॉलिकल जो गड्ढे हैं जिसमें बाल उगे हुए हैं, उनका कमजोर होना। तो ये जनरल जो आपके शरीर के सारे सेल्स का वियर एंड टियर होता है डे टू डे बेसिस पे, उसकी वजह से भी हो सकता है हेयर फॉल। उसके बाद न्यूट्रिशन की कमी, क्योंकि हेयर जो बढ़ता है वो तो जड़ों से ही बढ़ता है, ऊपर से नहीं बढ़ता। आपने देखा होगा जिसके बाल सफेद होते हैं वो कलर कर लेता है, तो जड़ से जो बाल निकलते हैं ना वो सफेद निकलना शुरू होते हैं। यानी बाल नीचे से बढ़ रहा है, ऊपर से नहीं बढ़ता बाल, बाल जड़ से ही बढ़ते हैं। तो जब नीचे जड़ से बढ़ रहा है तो वहां तक न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, वहां तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचना चाहिए, वहां बाहर से ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए। तो पोल्यूशन या फिर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन में लाइक विटामिन है, बायोटीन है, प्रोटीन का ही एक डेरिवेटिव है, तो प्रोटीन समझ लीजिए, कोलाजन जिससे ये स्किन और हेयर रूट्स बनते हैं, ये सारी चीजों की कमी, ये भी हेयर फॉल का रीजन बनता है, हेयर की क्वालिटी का भी रीजन बनता है। हेयर फॉल का जो तीसरा रीजन है वो है डाइजेस्टिव इश्यूज। डाइजेस्टिव इश्यूज होने से क्यों हेयर फॉल होता है? क्योंकि जब आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। कौन सा न्यूट्रिशन? जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। लाइक दो तरह के न्यूट्रिशन है ना, जो एक आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, एक कम मात्रा में चाहिए। तो डाइजेशन खराब होने से सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, विटामिन का, कोलाजन का, बायोटीन का, ये सब चीजें आपके शरीर में बनेंगी ही नहीं। फिर प्रोटीन का जो डाइजेशन है, प्रोटीन कई चीजें बनाता है, कोलाजन भी प्रोटीन से बनता है, बायोटीन भी बनता है, और भी बहुत सारे मसल्स बनते हैं, बोन्स में भी उसका रोल है, आंखों में रोल है, बहुत सारे सेल्स बनने में उसका रोल है। तो वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो डाइजेस्टिव इश्यूज भी बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होना, किडनी की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम का जो रोल है वो, कई किडनी की प्रॉब्लम अगर होती है तो एक तो आपके शरीर में क्या हो जाता है कि खून में गंदगी रहती है, तो वो चीज भी आपके ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती है। और आप सब जानते हैं कि स्कैल्प तक ब्लड वेसल्स नहीं है, वो यहीं तक है, आर्टरीज यहीं तक है। ऊपर बाकी माइक्रो सर्कुलेशन होता है, माइक्रो कैपिलरी जैसी आर्टरीज होती है उनके थ्रू। तो अगर आपकी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ रही है या खून में गंदगी ज्यादा है तो वहां तक नहीं पहुंचता, तो किडनी के फेल होने से और लिवर के फेल होने से खून में गंदगी बढ़ने लगती है। इसके अलावा किडनी की प्रॉब्लम होने से रेड ब्लड सेल कम होने लगते हैं, क्योंकि किडनी ही कमांड देता है ब्रेन को, और ब्रेन के थ्रू कमांड जाता है बोन मैरो को कि रेड ब्लड सेल इतने कम हो गए, इतने बना दो। रेड ब्लड सेल कम होते हैं तो भी सिर में, स्कैल्प में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद किडनी में डेफिशिएंसी होने पे आप देखेंगे कि प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी से। प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपरली अगर नहीं हो रहा है तो किडनी, आप देखा किडनी की प्रॉब्लम शुरू होती है तो पहले झाग बनना शुरू होता है, फिर प्रोटीन दाने के रूप में शुरू होता है जब किडनी बहुत खराब हो जाता है। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन आपके शरीर में शुरू होता है डाइजेस्टिव इश्यू से, वो किडनी को भी अफेक्ट करने लगता है। तो मेनली लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, और ये दोनों चीजों को ट्रिगर करने वाला जो सबसे मेन फैक्टर है वो है कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो जो चीज शरीर ने डिस्कार्ड कर दिया है, जो चीज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने बोल दिया कि ये शरीर के लिए बेकार है, निकालो इसको, फेंको इसको, क्या? जो खाने के थ्रू गंदी चीजें गई है जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, एक तो वो होता है। दूसरा, जो आपने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लिया, एक्स्ट्रा फैट लिया, एक्स्ट्रा सॉल्ट लिया, एक्स्ट्रा शुगर लिया, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बोलता है नहीं चाहिए, निकलो निकालो। वो चीजें चली जाती है आपके बड़ी आंत में, और वहां पे वो जाके अटक जाती है, वो निकलती है, वो शरीर से निकलने के लिए निकलती नहीं है। फिर वो जब शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है तो ढूंढता है, तो वहां से भी ले लेता है। तो एक्स्ट्रा जो चीज होती है जो शरीर ने निकाल दिया, वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बॉडी में, तो लिवर में फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वहां से कहानी खराब होनी शुरू होती है। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है, लिवर डिसऑर्डर होता है, फिर वो चीज फिर खून को अफेक्ट करती है, खून में गंदगी बढ़ती है, फिर वो चीज किडनी को अफेक्ट करती है।
तो ये एक विशियस साइकिल। तो आपको जब भी आप, और इसके अलावा वो भी होते हैं, जेनेटिक हेयर फॉल भी होता है। देखा कि बाप ऐसे गंजा है तो बेटा, उसके दादाजी भी वैसे ही थे, होता है ना खानदान में, कि आप गंजापन देख के भी समझ जाते हैं किसका बेटा है। फैमिली में सबका देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एज के बाद एक तरह से, ये मोस्टली मेल में होता है। तो एक जेनेटिक हेयर फॉल होता है, और उसके बाद एक एज रिलेटेड होता है हेयर फॉल। उसके बाद कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से बाल झड़ते हैं, एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट से, किडनी के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से, पेन किलर्स के साइड इफेक्ट, मोस्टली ये डाइजेशन और किडनी को ही अफेक्ट करके करते हैं। तो कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बाल झड़ते हैं। इसके अलावा जो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है जो आपके स्कैल्प में हो गया तो बाल झड़ जाते हैं। इसके अलावा बालों की केयर करने का तरीका और जो फैशन है, लोग तरह तरह के बालों पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं केमिकल ट्रीटमेंट्स, कलर, ये सब चीजें होती रहती हैं। वो बहुत ज्यादा हेयर ड्रायर यूज करते हैं। तो हेयर ड्रायर जब आप यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं हेयर ड्रायर? हेयर ड्रायर क्यों यूज किया जाता है? बताओ कोई। इतनी सारी महिलाएं हैं, सब हेयर ड्रायर यूज करती होंगी, क्यों यूज करते हैं? जी कोमल जी बताइए, लेकिन कैमरा ऑन करके बताइए। ड्राई करने के लिए, हैं? ड्राई करने के लिए सब लोग टाइम पे ओके, गीले बालों होते को हैं। ड्राई करने के लिए। आप गाड़ी में हैं इसलिए आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, कोई बात नहीं। जी डिम्पल मैडम बताइए, हेयर ड्रायर क्यों यूज किया जाता बालों को सुखाने के लिए, है? तो बाल गीले ही क्यों जल्दी पड़ते से हैं? सूख जाए। बाल गीले ही मत करो, अरे झंझट नहीं धोना सुखाने पड़ता की। है ना सर। क्या होता है जब बाल धोते हैं तो फिर और धोना ही उनको बनेगा। सुखाने की जल्दी होती है। आजकल लोगों, पहले क्या होता था, बाल सुखाने के लिए लोग धूप में बैठ जाते थे, राइट? और नहाने के बाद बालों की ऑयलिंग होती थी सूखने के बाद, राइट? अब वो तो है नहीं, इतना टाइम भी नहीं है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, काम पे जाना है, या धूप में निकल के कौन बैठे, रंग काला पड़ जाएगा। तो और बहुत सारे लोगों के पास तो अपनी छत, अपनी धूप ही नहीं है, खासतौर पे शहरी परिवेश में। तो बाल सुखाने का नेचुरल तरीका नहीं होता, इतना टाइम नहीं है कि अपने आप सूख जाए। खासतौर पे विंटर्स में और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत देर तक गीले बाल रखेंगे, सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। हेयर ड्रायर क्या करता है, गर्म हवा ब्लो करता है। तो गर्म हवा ब्लो होने से क्या होता है कि वो केवल बालों में जो नमी है उसको नहीं लेता, आपके स्कैल्प में जो नमी है ना उसको भी खींच लेता है। आपके जो सिर की चमड़ी है उसकी नमी को भी खींच लेता है, उसको भी वो ड्राई कर देता है। हेयर ड्रायर केवल हेयर ड्राई नहीं करता, आपके स्कैल्प को भी ड्राई करता है। तो जैसे धरती सूखती है ना तो फटने लगती है ना, यानी उसकी आपस की जो बंधन है वो कमजोर होता है, वैसे स्किन भी जब सूखती है तो फटती है। उससे आपके हेयर रूट्स वीक होने लगते हैं, कि थोड़ा सा भी कंघी घुमाया बाल उखड़ जाएंगे, जड़ से ही उखड़ जाएंगे, उनकी जड़ें कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बालों में ऑयलिंग आप नहाने के बाद, बाल सुखाने के बाद नहीं करते, ताकि उनकी नमी मिल जाए। इसीलिए, क्यों? क्योंकि बाल वो चिपचिपा होता है। बाल हेयर ड्रायर से सुखा लिया, उसके बाद तेल लगा लिया, तो चिपकू चिपकू बन के ऑफिस कैसे जाओगे, बाहर कैसे जाओगे, बाजार कैसे जाओगे? तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि हमारा जो हेयर ऑयल है वो बिल्कुल चिपकू नहीं बनाता। तो हेयर ऑयल, लोग बोलते हैं कि बालों को पोषण चाहिए, तो पोषण के लिए हमने स्कैल्प में लगा लिया, उसके बाद धो लिया। तो शैम्पू भी ऐसे यूज होते हैं जो ड्राई करते हैं स्कैल्प को और बालों को। तो बालों में जब आप शैम्पू लगाते हैं तो उसके बाद कंडीशनर भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कंडीशनर क्यों लगाते हैं सुपर्णा जी बताइए? बालों में शैम्पू करने के बाद कंडीशनर क्यों लगाते हैं? बालों में एक प्रोटेक्टिव लेयर सा लगा रहता है और स्मूथ रहता है। स्मूथ रहता है, जो ड्राइनेस जो रहती है वो खत्म हो जाती है, राइट? जी रूबी जी। मैडम जी आप बताइए, बालों में आप कंडीशनर क्यों लगाते हो? रूबी मैडम अनम्यूट तो करो। यस सर। बालों में कंडीशनर क्यों लगाते हैं? सर बालों को स्मूथ करने के लिए, ताकि बाल हिलजे ना, और एक
केराटिन की सी परत तो बन बालों जाती है की उसकी। स्मूथनेस खत्म क्यों होती है, ड्राइनेस क्यों आती है बालों में? सर रेगुलर शैम्पू यूज से। शैम्पू यूज, तो शैम्पू क्या केवल बालों पे लगता है? नहीं सर, स्कैल्प पे भी लगता है। तो ड्राइनेस तो स्कैल्प में भी आई होगी, यस सर। लेकिन कंडीशनर बालों पे लगता है। कलर ना मिला, कैसा कंडीशनर कलर? स्कैल्प की स्मूथनेस या स्कैल्प की ड्राइनेस नहीं खत्म करता। तो बेसिकली जो हेयर ऑयल है वो हेयर ऑयल नहीं है, वो स्कैल्प ऑयल है। ज्यादा है बालों में तेल लगाने का कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं। कहते हम उसको हेयर ऑयल है, लेकिन वो लगाना होता है स्कैल्प में। स्कैल्प में लगाने के बाद अगर आपने उसको धो दिया तो स्कैल्प की ड्राइनेस उसके बाद बढ़ेगी, क्योंकि जो ऑयल है, जो आपका शैम्पू है, वो नेचुरल ऑयल पुल कर रहा है, तभी तो आपको कंडीशनर की जरूरत पड़ रही है ना। अगर आपके शैम्पू को इस्तेमाल करने के बाद आपको कंडीशनर की जरूरत पड़ रही है तो आपको स्कैल्प की ऑयलिंग करनी ही चाहिए। हाँ, अगर आपका शैम्पू बालों को ड्राई नहीं कर रहा, कंडीशनर की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही बाल आपके सिल्की और स्मूथ रहते हैं, तो आप शैम्पू करने के बाद अगर ऑयल ना लगाएं तो चलेगा। लेकिन अगर आपको शैम्पू करने के बाद बालों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको स्कैल्प में भी ऑयल लगाना ही लगाना है नहाने के बाद, नहीं तो आपके बालों की जड़ें कमजोर होने से ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। तो अब समझ में आ रहा है कि ज्यादातर लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है। अब उसके बाद एक न्यूट्रिशन की पहचान होती है कि जनरली 70, 80 या 100 तक बाल अगर आपके डेली झड़ रहे जड़ से, तो वो एक नेचुरल फेनोमेनन, पुराने बाल झड़ेंगे, लेकिन उसकी जगह पे नए बाल भी उगने चाहिए। अब जैसे एक जंगल है, उसमें अगर 1 लाख पेड़ हर साल खत्म हो रहे हैं, कट रहे हैं या सड़ रहे हैं या गिर रहे हैं, और 1 लाख नए पेड़ उग रहे हैं, तो क्या जंगल कभी खाली होगा? नहीं खाली होगा। बालों के साथ भी ऐसा ही है। रोज 70, 80, 60 बाल अगर झड़ रहे हैं और उतने ही बाल अगर रोज उग रहे हैं, तो आपका सिर कभी खाली नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, और हेड में ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, या स्कैल्प की ड्राइनेस की वजह से। आपने एक कहावत सुनी होगी या लोगों को कहते सुना होगा कि रूसी से बाल झड़ते हैं, मतलब डैंड्रफ से बाल झड़ते हैं। तो डैंड्रफ क्या बालों को पकड़ करके खींच रहा होता है? रस्साकसी चल रही तो नहीं, डैंड्रफ से बाल नहीं झड़ते। डैंड्रफ इस बात की पहचान है कि आपकी स्कैल्प में ड्राइनेस है। यानी अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आपके बालों की जड़ें भी कमजोर हो रही, तो वो बाल झड़ेंगे। तो स्कैल्प का न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बालों को बचाना चाहते हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है हेयर फॉल रोकने का। आपका टारगेट शैम्पू पे नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट ऑयल पे नहीं, किसी चीज में नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना और स्कैल्प में न्यूट्रिशन पहुंचे, ये इंश्योर करना ताकि बालों की जड़ें मजबूत हो और नए बाल निकले, और स्कैल्प का हाइड्रेशन बरकरार। इसी को समझ करके आप सारा वो, जब पेशेंट का, आप अगर आपके पास हेयर फॉल का कोई पेशेंट आता है तो उसी को समझ के आपको उसका हिस्ट्री टेकिंग करना है। कोई उसने दवाई तो नहीं खाई थी, कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ था, कोई बीमारी तो नहीं थी, किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, लिवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है और उसी के आधार पे आपको ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता है। जनरल ट्रीटमेंट क्या होगा? स्कैल्प की हाइड्रेशन। स्कैल्प की हाइड्रेशन के लिए नहाने के बाद स्कैल्प में तेल लगाना, कम से कम वीक में 2 बार। बाकी टाइम आप नहाने से पहले लगा के धो लो, चलेगा, लेकिन वीक में कम से कम 2 बार। मैं वैसे तो अपना ऑयल आप रोज लगाइए, नहाने के बाद चिपचिपा नहीं होगा, इसलिए नीम ऑयल जो है अपना, वो एक हो गया। दूसरा, हेड केयर एपरेटस एनायन मोड में। कौन से मोड में? एनायन मोड में। या आपके पास टाइम की कमी नहीं है तो एनायन मोड और वाइब्रेशन मोड दोनों। क्यों? एनायन मोड बालों की जड़ों में मॉइस्चर को बढ़ाता है, स्कैल्प में मॉइस्चर को बढ़ाता है।
दूसरा, वाइब्रेशन मोड में अगर आप करेंगे, वैसे तो एनायन मोड में भी घिस रहे तो होगा। दूसरा, वाइब्रेशन मोड में करेंगे तो ब्लड के माइक्रो सर्कुलेशन को स्कैल्प में बढ़ाएगा, स्कैल्प को एनर्जाइज करता है। और दोनों ही मोड में रेड फोटोन लाइट भी है। तो रेड फोटोन लाइट आपके स्कैल्प में जो क्लॉगिंग है, जो न्यूट्रिशन के फ्लो को ठीक से नहीं होने दे रहा है, सेल के, स्कैल्प के जो सेल्स हैं उसके सेलुलर एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो आपकी बालों की जड़ों को कमजोर मजबूत करता है, टाइट करता है। तो बाल जो जड़ से उखड़ रहे होते हैं वो प्रॉब्लम दूर होती है। तो इसलिए हेड केयर अपरेटस, बीसीएम और एक्यूलाइफ। बीसीएम रेफ्लेक्स पॉइंट को स्टिमुलेट करके सिर तक ब्लड का, आप जब बीसीएम पे खड़े होते हैं तो यहां तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर महसूस होता है ना, तो सिर तक ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमम करता है ताकि न्यूट्रिशन डिलीवरी हो, कॉन्स्टिपेशन में राहत दिलाता है और लिवर की कंडीशन में भी सुधार लाता है, इसलिए बीसीएम। एक्यूलाइफ क्यों? अगर आपको स्पेसिफिक लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है या सिर में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, तो आप इन तीनों पॉइंट को थेरेपी करके आप उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके या किडनी की प्रॉब्लम को, डेफिशिएंसी को, या लिवर की डेफिशिएंसी को ठीक करके आप रेड ब्लड सेल बढ़ा सकते हो, न्यूट्रिशन डिलीवरी बढ़ा सकते हो, इसलिए एक्यूलाइफ। हेयर ऑयल तो आपको समझ में आ गया, वर्जिन कोकोनट ऑयल तो अब है नहीं तो हटाएंगे। वर्जिन कोकोनट ऑयल हटाएंगे और टोटल कंट्रोल शैम्पू लगाएंगे, क्योंकि हेयर फॉल के लिए वो बेहतर है टोटल कंट्रोल शैम्पू। टोटल कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए, सब कुछ चाहिए तो दूसरा शैम्पू। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों को हेयर फॉल की भी और हेयर ग्रोथ की भी दोनों प्रॉब्लम है, वो वीक में 4 दिन शैम्पू करो, 2 दिन आर्गन एंड एवोकाडो और 2 दिन टोटल कंट्रोल। और जिंक और मल्टीविटामिन किस लिए? जिंक स्कैल्प को एनर्जाइज करने, और जो जिंक काम करता है आपके शरीर में जो प्रोटीन जा रहा है उसको उसके बायोटिन में कन्वर्सन में हेल्प करता है, बहुत तरह के एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है। जिंक कैटलिस्ट का काम करता है बॉडी, कोलेजन के सिंथेसिस को सपोर्ट करता है। जिंक जो एंजाइम्स बनाता है वो कोलेजन के सिंथेसिस को, तो आपका स्कैल्प मजबूत होगा। मल्टीविटामिन, कई तरह के विटामिन जरूरी होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, तो अगर विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करता है। स्पाइरुलिना और एफओएस, स्पाइरुलिना में प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में है, तो अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो स्पाइरुलिना ऐड करना है। एफओएस किस लिए? कॉन्स्टिपेशन और गट हेल्थ को, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है और गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, चाहे खाने से ले रहे हो चाहे सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हो, तो उस एब्जॉर्प्शन को बेटर करेगा, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करेगा, तो इसके लिए एफओएस। टीपॉली और चिटोशन किस लिए? तो जब आपको लिवर और किडनी की सीवियर प्रॉब्लम है और उसकी वजह से हेयर फॉल अनकंट्रोल्ड हो रहा है, तो लिवर और किडनी को रिपेयर करना जरूरी है, तो उस केस में आपके काम आएगा टीपॉली और चिटोसन। अगर लिवर और किडनी की खास प्रॉब्लम नहीं है तो टीपॉली और चिटोसन नहीं देना है, ठीक है। तो कैसे सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट डिसाइड करने हैं हेयर फॉल के केस में, और कैसे आपके क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है कि भैया इतना सारा, वो बोलेगा कि बाल झड़ने के लिए इतना, तो क्यों दे रहे हो आप इतना सब कुछ, वो आपको उसको बताना है, समझाना है। तो हर चीज का रोल मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हेयर फॉल, देखिए आपको, अगर आप बिजनेस को उन चीजों पे फोकस करेंगे जो समस्या बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। तो हेयर फॉल की ऐसी समस्या है जो बहुत ज्यादा अलार्मिंगली बढ़ रही है। हेयर फॉल की समस्या से लगभग 80% लोग जूझ रहे हैं कि नहीं जूझ रहे हैं? 80% पीपल आर फेसिंग हेयर फॉल प्रॉब्लम, स्पेशली दोज जो अर्बन एरियाज में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में रहते हैं। एकदम जो गांव में रहते हैं उनको हेयर फॉल की समस्या अभी भी कम है, लेकिन जो लोग कस्बाई, शहरी, महानगरी क्षेत्रों में रहते हैं उसमें से 80% लोग हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम को, उसके ट्रीटमेंट को अगर आप सही ढंग से पकड़ेंगे, क्योंकि केवल हेयर फॉल को बेस बना करके बहुत सारी कंपनियां बन गई, तो आप क्यों नहीं कर सकते अपने सेल्स को इंप्रूव?